साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे पीके शर्मा जी से। शर्मा जी एमडी हैं ट्विन टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। आज की वीडियो में उन्हीं की जुबानी उनसे जानेंगे आज व्यवसाय में, बिजनेस में शर्मा जी और शर्मा जी का ये संस्थान, ये कंपनी कहाँ खड़ी है और जब कभी इन्होंने स्टार्ट किया इसे तो क्या चैलेंजेस फेस किए, यूथ इनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। शर्मा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद सर। ट्विन टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आज कहां खड़ी है देश के लोगों के बीच में? फिर काफी डेप्थ में मेरे से आपने सवाल पूछ लिया कि सक्सेस हुए कैसे। जनरली लोग इन चीजों को अवॉइड करने बताना, लेकिन मैं समझता हूं कि नई जनरेशन को इससे एक सीख जरूर मिलेगी, इसलिए मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगा जो काफी सीक्रेट्स थी। देखिए 2000 तक, सन 1990 तक मैं एज ए एम्प्लॉय था, किसी कंपनी में नौकरी किया करता था। 16 मई 1999 को 1999 में मेरे यहाँ 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। अरे कहते हैं ना कि लक्ष्मी आ गई, वो मेरे लिए लक्ष्मी ही आई। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ, अचानक माइंड में कुछ चीजें आई कि यार क्यों ना अपना बिजनेस किया जाए। अब एक रूम के मकान में किराए में रहने वाला आदमी कैसे बिजनेस की सोच सकता है, ये भी बड़ी सोचने वाली बात थी जी। केवल 9,000 रुपए से मैंने अपना पहला व्यवसाय चालू किया था। मैं क्या नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे। और जब बिजनेस में पहला स्टेप लिया तो कहते हैं ना, क्योंकि लक्ष्मी पहले घर में आ ही चुकी थी, तो दिन दूने रात चौगुने हमारे ग्रो होते। मैंने 2000 में अपना ट्रेडिंग का बिजनेस चालू किया और ट्रेडिंग के बिजनेस को चालू करते करते ऐसा चीजें आई कि 1 बाय 1 हमने 2004 में अपनी पहली प्लान किया कि अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया जाए। अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस किया और उसी को देखते देखते 2007 में हमने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सिकंदराबाद में। हम लोग बेसिकली इंडस्ट्रियल मशीन मेंटेनेंस के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जो मशीन की मेंटेनेंस के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो, यूटिलिटीज हो, इन सब में यूज आते हैं। इस टाइप के जो एरोसोल्स आते हैं, ये मशीन मेंटेनेंस में बहुत एप्लीकेशंस आती हैं इनकी, तो वो सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। प्लस एडहेसिव टेप्स बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड एडहेसिव टेप्स होती हैं, डबल साइडेड टेप्स होती हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए होती हैं। तो आज हम काफी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को भी हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं और हमारे कई बड़ी बड़ी OEM से अप्रूव भी हैं प्रोडक्ट। और धीरे धीरे फिर हम कार केयर डिवीजन में भी आ गए। आज हम वर्कशॉप के अंदर जो आपकी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर सर्विसिंग के लिए गाड़ियां जाती हैं, उनके लिए भी हम कंज्यूमेबल्स प्रोवाइड करते हैं जो आपके सर्विसिंग के टाइम पे यूज की जाती हैं। बहुत सारे नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, IRCTC, NTPC तमाम देख रहा हूँ मैं आपके यहाँ लगे हैं। दिस हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब आपके क्लाइंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से इनके लिए आप प्रोडक्ट करते हैं। कभी शुरुआत तो बता दिया आपने जब किया, लेकिन चैलेंजेस क्या आए? क्योंकि एक ब्राह्मण व्यवसाय में उतरे, ब्लड में ना के बराबर होता है, एजुकेशन सेक्टर के महारथी लोग होते हैं और आपने एक मुकाम स्थापित किया है। आज ट्विन टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सिक्का चलता है। तो ये जो चैलेंजेस बीच के रहे वो कितने दुखी किए, शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए चैलेंजेस ऑब्वियस है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट में जाते हैं, कोई भी आप व्यवसाय करें या बिजनेस करें, इवन एजुकेशन करें, चैलेंजेस तो उसमें भी आते हैं, बशर्ते आप उसको फेस कैसे करते हैं। दुखी मन से फेस करोगे तो शायद सक्सेस ना मिले। बेटर है कि दुख भी आया उसे भी हंसते हंसते झेल, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगी चैलेंजेस कैसे निकले। चैलेंजेस आए, बहुत सारे आए। सबसे बड़ा चैलेंज था फाइनेंशियल चैलेंज। वही होता है, पैसा तो था ही नहीं पैसा तो था ही नहीं, बिजनेस कैसे करते हम? कोई पेरेंटल बिजनेस नहीं था हमारा, किसी ने सिखाया नहीं, हमने सीखा भी नहीं था कि बिजनेस करना कैसे। लेकिन कहते हैं ना कि जब वो ठोकर लगती है तो आदमी अपने आप उठना, वो मतलब उठता है और फिर समझना सीख लेता है, और अगली बार ठोकर ना खाएं इसके लिए उसको सबक भी मिलता है। उसी तरह से चैलेंजेस आते रहे। फंड्स नहीं थे, इधर से आउटसोर्स किए फंड्स, बैंक हमें लोन नहीं दे सकता था क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट नहीं थी।
किसी से उधार लिया, किसी से लिया, उसका चुकाया, बहुत मुश्किल चीजें थी। दिन रात एक किया, कोई मैन पावर नहीं थी, अकेले ही मटेरियल लेकर के आना, मटेरियल सप्लाई करना, इनवॉइसिंग करना, सेल्फ। मेरे ख्याल से 2 साल तक अकेले स्ट्रगल करने के बाद, उसके बाद हमने अपनी हायरिंग चालू कर, और धीरे धीरे आज हमारे को करीब 24 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को, और मैं समझता हूं हर साल दर साल ये बिजनेस हमारा ग्रो हो रहा है। पहली बार देश के बाहर कब शुरुआत किया आपने इस तरीके के व्यवसाय को, और कैसे लोग मिले वहां? तो मैं देश के बाहर देखने गया था कि देश के बाहर होता क्या है। जब मैं 2010 में फर्स्ट टाइम चाइना गया जी, तो वहाँ की कल्चर को भी देखा कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया जाता है, कैसे इंपोर्ट करते हैं या कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। और 2013-14 से हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। चाइना को तो अभी नहीं कर रहे हैं, चाइना से तो इंपोर्ट करते हैं इनफैक्ट, लेकिन हम पोलैंड को है, अपना नेबर कंट्रीज हैं, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, देन इजिप्ट हो गया, उसके बाद दुबई हो गया, ओमान हो गया, पोलैंड को भी हम सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से अभी स्लो है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, स्लो है, बट मैं समझता हूँ अब चूंकि यंग जनरेशन जो मेरी डॉटर्स ने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, वो लोग काफी फोकस कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जो चीज मैं अचीव नहीं कर पाया वो शायद नेक्स्ट जनरेशन उसको अचीव कर ले। हाँ, दूसरी जनरेशन की बात आपने किया, आपके ट्विन हैं डॉटर्स। हाँ जी। एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आने वाली वीडियो में हम उनका इंटरव्यू लगाएंगे, उसे आई बटन में आप देख सकते हैं उस इंटरव्यू को पूरा। ये कैसे उन लोगों ने कैसे ज्वाइन किया, या उनका सेंटिमेंट आपके बिजनेस के साथ आपके फोर्स करने से जुड़ा, या खुद ब खुद वो आते चले गए? अब तो आज के समय में वो लगातार आपकी फैक्ट्री हो या ऑफिस हो, उसको देख रही हैं और जिम्मेदारी से देख रही हैं। मेरा ऑफिस कम रेजिडेंट होता था गाजियाबाद में, प्रताप विहार में। तो मेरे बच्चे 12th में जब पास आउट किए, एग्जाम दे दिए, मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, ऑफिस में बैठो। वो धीरे धीरे वो सीखते रहे, क्या बोल रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बशर्ते आप थोड़ी देर के लिए 2 घंटे 3 घंटे ऑफिस में बैठे बस। तो धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आने लगा बिजनेस का, और ग्रेजुएशन करते करते उन्होंने तो ग्रेजुएशन से पहले ही सरेंडर कर दिया कि नहीं हम तो बिजनेस करेंगे। और लॉकडाउन का पीरियड उनके लिए बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि लॉकडाउन में ना तो एजुकेशन का प्रेशर था, और जब लॉकडाउन हुआ तो हम कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगे और कुछ पीपीई किट की टेप बनाने लगे। तो वो दोनों बच्चे ऑनलाइन उसकी डिजिटल मार्केटिंग करते थे, कस्टमर सर्च करते थे, और मैं अपनी फैक्ट्री में बना के लेके आता था। इससे उन्होंने जब बिजनेस को कन्वर्ट किया तो उनका इंटरेस्ट और डेवलप हो गया। धीरे धीरे आज हालात ये हैं कि मैं अपने आप को फ्री समझता हूँ कि एक बेटी मेरी पूरा फैक्ट्री का प्रोडक्शन देखती है, सोर्सिंग देखती है, और दूसरी पूरे डिजिटल और टेंडरिंग देखती है ऑफिस के अंदर। तो मैं अपने आप में एक लकी फादर महसूस करता हूँ कि मेरी जिम्मेदारियां टाइम से पहले नॉर्मलाइज हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। हमारा साथ सहयोग शुभकामना आपके साथ है। आने वाली जनरेशन के लिए क्या मैसेज होगा बिजनेस में, तब जबकि पूरा देश, पूरी दुनिया देश को एक इस नजर से देख रही है कि कितना डेवलप आने वाले दशकों में करने वाला है देश? तो मैं समझता हूं ये राइट टाइम है बिजनेस में एंटर करने का स्टार्टअप्स के लिए। जितने भी स्टार्टअप्स हैं आज पूरी दुनिया हमारे भारत की तरफ देख रही है। चाइना को लोग छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट चाहिए हमारे को। तो आज मैं तो यूथ जनरेशन से कहूंगा, नौकरी ना करें, अपना बिजनेस करें, स्टार्टअप करें, अपना बिजनेस करें, किसी भी स्टार्ट से करें। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, उसको टाइम भी नहीं, ये भी नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप जल्दी जल्दी क्लोज भी हो रहे हैं। वो इसलिए क्लोज हो रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। अगर आप अपने बिजनेस में जा रहे हैं, उसको 1-2 साल जरूर दीजिए, और ऐसे माहौल में जब इतना अच्छा बिजनेस का माहौल क्रिएट किया हुआ है हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, तो उसको एनकरेज जरूर करना चाहिए। तो ये राइट टाइम है बिजनेस करने का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साहब। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही किसी दूसरे कंटेंट के साथ जल्दी भेंट होगी। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।